आप सबका बहुत बहुत स्वागत है वंस अगेन इन माय चैनल गीज़ा एजुकेशन। आई एम संदीप शर्मा। सारे विद्यार्थियों, दोस्तों, सहपाठियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट। और ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपको लाइट के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन देगा, आपके बहुत से समस्याओं का समाधान करेगा। कर चुका। देखिए, लाइट बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है। राइट फ्रॉम द बिगनिंग लाइट के बारे में लोगों के अलग अलग मत रहे हैं, अलग अलग ओपिनियंस रही हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि लाइट कई प्रकार से बिहेव करती है। देखिए, चीज़ों को समझना आसान हो जाता है अगर उसका बिहेवियर एक प्रकार का हो, लेकिन अगर कोई एक चीज़ अलग अलग ढंग से बिहेव कर रही हो तो आप उसके बारे में अनुमान सही नहीं लगा पाते। जो भी आपको समझ में आता है आप उसके बारे में बात करते हैं, फिर पता चलता है कि उसका बिहेवियर किसी और ढंग से काम कर रहा है और फिर आप कुछ और तरीके से बात करने लगते हैं। लाइट भी कुछ ऐसे ही है। देखिए, लाइट के बारे में आज हम एक मत पे पहुंच चुके हैं, लेकिन वो सारे लोग जिनका कहीं ना कहीं योगदान रहा है, दोज ऑल पीपल्स आउट देयर who have contributed even a small amount, doesn't matter whether we are talking about Newton or we are talking about Huygens or we are talking about Max Planck और वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्सवेल। इन सब ने कहीं ना कहीं एक योगदान दिया है, अपनी अपनी बातें कही हैं। देखिए, साइंस क्या है? साइंस कल कुछ और था, आज कुछ और है, हो सकता है कल कुछ और हो। वो एक ऐसा अनुमान है, वो एक ऐसा सच है जो तब तक सच रहता है जब तक कोई उसको अपनी बातों से आके बदल नहीं देता और साबित नहीं कर देता कि अब कुछ नया सच आपको मानना है। इसी प्रकार से साइंस में बहुत सी तरक्कियाँ होती रहीं और चीज़ें अलग अलग प्रकार से लोग जानते रहे। ठीक है, कल हम लाइट के बारे में जो जानते थे आज हम कुछ और जानते हैं, हो सकता है कल हम कुछ और जानें। हम हमेशा एक फेज़ में, एक ट्रांजिशन में हैं, चीज़ों को जानने की प्रक्रिया में हैं और हर दिन हम कुछ नया जानते जा रहे हैं और हमारी साइंस की तरक्की, हमारा अनुमान और बेहतर होता जा रहा है। बहरहाल, जितनी बातें आज तक हुई उनको एक समअप कर कि लाइट कैसे बिहेव करती है, लाइट आखिर है क्या, लाइट का नेचर क्या है, क्या वो रे नेचर है, वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर है। देखिए, लाइट हर प्रकार से अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स देती है। लाइट वेव के एक्सपेरिमेंट देती है, अभी मैं समझाऊंगा कि वेव क्या होती है। आई एम गोइंग टू कम टू दैट टॉपिक एज वेल। लाइट पार्टिकल नेचर के भी एक्सपेरिमेंट देती है। लाइट अगर वेव नेचर के इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ये सब देती है, तो लाइट पार्टिकल नेचर का कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये सब देती है। तो ये बताना मुश्किल होगा कि आखिर लाइट है कैसा। हालांकि आज हम लाइट के दो बिहेवियर को एक्सेप्ट कर चुके हैं और वही अब सच है फिलहाल, जब तक कि कोई उसे बदल ना दे आके। अब हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से आज तक लोगों ने अलग अलग बातें कहीं और कहाँ तक वो सही थे और कैसे उनमें बदलाव हुआ। जल्दी से अपनी बातों को समअप करेंगे। बहुत ही ध्यान से आप बोर्ड पर देखिए, मेरी बातों को सुनिए, इस चीज़ों को थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए। जल्दी से बातें ख़त्म करनी है और फिर हम लोग अपने मतलब की टॉपिक पे भी आ जाएंगे, है ना। जो लोग मतलब की टॉपिक से रिलेटेड हैं, थोड़ा सा यार इंटरेस्ट डेवलप करो। ये सब बातें जानना ज़रूरी है। आखिर आज पढ़ रहे हो कुछ तो किन्होंने उसे डेवलप किया है, कौन कौन लोग उस रास्ते में रहे हैं, सैकड़ों सालों की उस उपलब्धियों को आपको थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है। मैं कुछ मिनटों में आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली हमारे पास 4 थ्योरियाँ हैं। देखा जाए तो 4 थ्योरियों का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये चारों, सबसे पहले तो न्यूटन्स की बात कर लेते हैं भाई। न्यूटन्स बहुत महान वैज्ञानिक थे। न्यूटन्स कर्पस्क्यूलर थ्योरी, हालांकि न्यूटन के बारे में बहुत सी अवधारणाएं भी रही हैं। उसके बाद हाइगन की वेव थ्योरी, है ना। हाइगन, कुछ लोग हाइगन कहते हैं, कुछ लोग ह्यूजन कहते हैं, कुछ लोग हॉगन कहते हैं, अलग अलग है। आप एक नाम चूज कर लीजिए, हाइगन थ्योरी, ठीक है, थ्योरी ऑफ वेव। इसके बाद हमारी आती है मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव की थ्योरी, ठीक है। मैक्सवेल ने माना कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो कि वास्तव में एक सच भी है। और फिर प्लैंक की क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। देखिए, इसमें देखा जाए तो इन्होंने इसको रे मानकर काम किया था। ये रे नेचर डिस्कस करता है। इन दोनों थ्योरियों से हमको उसका वेव नेचर पता चलता है और इससे हमको उसका पार्टिकल नेचर पता चलता है, ठीक है। हालांकि ये सब अलग अलग टॉपिक हैं, इनको बाद में अच्छे से डिस्कस किया जाएगा।
मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक पर्टिकुलर चैप्टर है, वहाँ जब मैं आऊँगा तो इसको बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा। भी एक कंप्लीट चैप्टर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, इसका पार्टिकल नेचर अच्छे से डिस्कस होगा वहाँ पे, ठीक है। तो सवाल ये है कि लाइट जब वेव के भी एक्सपेरिमेंट देती है यार, पार्टिकल के भी एक्सपेरिमेंट देती है, तो लाइट को ऐसे ही मान के चलना है कि एक्चुअली लाइट का अगर मूवमेंट देखा जाए, केवल मूवमेंट की बात किया जाए, तो वो एक वेव है, ठीक है। और जब वो किसी से स्ट्राइक करती है, जब वो किसी से टकराती है, तो वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है, ठीक है। हालांकि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे एक चीज़। अब देखिए, इसमें पूरा एक चैप्टर आपका यहीं डिस्कस होने वाला है। हाइगन थ्योरी ऑफ वेव में हम लोग के बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं। अब देखिए, न्यूटन्स की कर्पस्कुलर थ्योरी के बारे में, इन सब थ्योरियों के बारे में हम लोग जरा हल्का हल्का डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि जगह अवेलेबल हो अपने पास। सबसे पहले न्यूटन की थ्योरी की बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले इन्होंने अपनी बात कही थी, तो पहले इन्होंने क्या कहा था वो समझते हैं। इन्होंने कहा कि लाइट के पार्टिकल्स जो हैं, एक्चुअली बहुत स्मॉल नेग्लिजिबल मास के पार्टिकल्स जो हैं, ये लाइट के पार्टिकल्स कर्पस्कल्स हैं, जिनका नेग्लिजिबल मास है, कोई मास नहीं है उनका, और ये एक सीधी रेखा में चलते हैं। और ये हाईली इलास्टिक है। ये हर एक पार्टिकल जो कि लाइट का सोर्स है, अब लाइट का सोर्स चाहे वो डिस्टेंट स्टार्स हो, हमारा स्टार सन हो, कहीं भी इस यूनिवर्स में कहीं पे भी कोई लाइट क्रिएट हो रही है, चाहे वो मैन मेडली क्रिएटेड लाइट हो, हमने क्रिएट की हो, या कहीं बाहर से आ रही हो, वो सब लाइट इसी कर्पस्कल से बनी हुई है। मान लेते हैं ये सोर्स है। अगर ये सोर्स है तो इस सोर्स से जो लाइट के कर्पस्कल्स निकल रहे हैं, ऐसे 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 स्मॉल नेग्लिजिबल मास के कर्पस्कल्स निकल रहे हैं, ठीक है। और ख़ास बात है कि ये इसकी साइज़ के बारे में भी इन्होंने कुछ साफ बात नहीं की। ये साइज़ भी इन्होंने कहा कि अलग अलग हो सकता है, क्योंकि इन्होंने माना कि हर कलर का जो भी कलर होगा, उस कलर का कर्पस्कल अलग होगा। तो अलग अलग कर्पस्कल है, अगर येलो लाइट है तो येलो लाइट का कर्पस्कल अलग होगा, ब्लू है तो ब्लू का अलग होगा, अगर वाइट लाइट है तो वाइट लाइट अगर आ रही है तो वाइट लाइट तो कॉम्बिनेशन होती है सारे कलर्स का। तो इसका मतलब ढेर सारे कर्पस्कल्स अलग अलग साइज़ के, अलग अलग लाइट को रिप्रेजेंट करने वाले आ रहे हैं। यही कर्पस्कल्स आपकी आंख पर पड़ते हैं तो आपको लाइट की सेंसेशन होती है, ठीक है। ऐसा उन्होंने कहा, ठीक। क्या कहा अभी जान लो, क्या गलत सही है वो बाद में बात होगी, ठीक है। अब अपनी इस थ्योरी की मदद से वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन समझाने की कोशिश की उन्होंने। रिफ्लेक्शन समझा भी लेगा एकदम सही, रिफ्रैक्शन भी काफ़ी वक्त तक सच ही रहा, समझा ले गए थे उस वक्त, लेकिन बाद में पता चला कि वो खमियाँ थी, त्रुटि थी, जो कि गलत साबित हो गया। समझा लेते हैं जल्दी से क्या बात मैं कहना चाह रहा हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि वो कर्पस्कल्स एक बॉल के जैसे हैं, जैसे कि जिनका कोई नेग्लिजिबल मास है। मान लेते हैं आपके पास एक इलास्टिक बॉल है, जरा वो बॉल, इलास्टिक बॉल जो है एकदम नेग्लिजिबल मास की, कैसे बिहेव करेगी। सपोज़ ये बॉल ऐसे जा रही है, ओके, और ये किसी वॉल से स्ट्राइक करती है, तो ये ऐसे ही लौट आएगी, ठीक है, ऐसे टकराएगी, तो चूंकि ये इलास्टिक है ऐसे ही लौट आएगी। तो अगर हम लोग गौर करें, उन्होंने कहा कर्पस्कल्स भी ऐसे ही मूव करते हैं, सीधे जा रहे हैं, हाईली इलास्टिक हैं, तो जैसे ही कोई रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन आता है, टकरा कर वापस आ जा रहे हैं। तो ये रिफ्लेक्शन फिनोमेना समझाने की कोशिश कर रहे थे वो, ठीक है। अगर कोई एंगल पे टकरा रहे हैं, तो अगर बॉल किसी एंगल पर टकराती, यहाँ पे मान ले टकराती, तो जितना एंगल बनाते हुए आती उतनी एंगल बनाते हुए चली जाती। तो कर्पस्कल्स भी ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, तो जितना एंगल बनाते हुए टकरा रहे हैं उतना ही एंगल बनाते हुए वो चले जा रहे हैं। तो लाइट का रे नेचर वह इस चीज़ से एक्सप्लेन कर ले गए। रिफ्रैक्शन भी उन्होंने काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर ही लिया, उस वक्त तक तो कर ही लिया था। कुछ वक्त तक उन्होंने कहा चूँकि लाइट अलग अलग मीडियम से ट्रैवल कर रही है, मान लेते हैं ये लाइट आ रही है, ठीक है, ये इस प्रकार से लाइट आ रही है, और ये थोड़ा अलग सा मीडियम है, फिर ऐसे करके निकल जा रही है। तो सवाल ये है कि अगर ये डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम में उन्होंने कहा कि लाइट की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। हालांकि ये बात में तुरंत क्लियर हो गया था एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा कि लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में घट जाती है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो बढ़ जाती है। कुछ इंटरेक्शन का उन्होंने फिनोमेना बताया, उस बाद में पता चला कि ये बात तो एकदम गलत है। तो न्यूटन ने अपनी थ्योरी के हिसाब से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन समझाने की कोशिश की। रिफ्लेक्शन समझाने में कामयाब भी हो गए, रिफ्रैक्शन समझाने में वो थोड़ा फेल हो गए, सही से समझा नहीं पाए, ठीक है। इसके बाद बस अब न्यूटन्स कर्पस्कल थ्योरी में हम लोग और कुछ जानने का समय वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। दिस मच इज इनफ, वी टॉक अबाउट द न्यूटन कर्पस्कल थ्योरी। लेट्स टॉक अबाउट कि अब वैज्ञानिकों में ये मतभेद होने लगे
कि न्यूटन्स की थ्योरी के हिसाब से, क्योंकि लाइट और भी प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स दे रही थी जो कि न्यूटन्स के एक्सपेरिमेंट से, न्यूटन्स की थ्योरी से मेल नहीं खाते थे, लेकिन साबित करने के लिए कोई बड़ी वजह होनी चाहिए। फिर एक डच वैज्ञानिक आए, हाइगन ह्यूजन, जो भी आप कहना चाहें, और उन्होंने अपनी बात काफ़ी मजबूत तरीके से रखी। उनकी बात, he laid a solid foundation on what he said. He really proved it by the method of its theory. हाइगन ने कहा कि लाइट एक वेव है। कैसी वेव? देखिए, वेव है क्या? अब चूंकि हाइगन की थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं तो वेव के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मन में सवाल उठा होगा, क्यूरियोसिटी उठी होगी, वेव है क्या? बिना वेव समझाए इस बात को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो एक काम करते हैं, इस वेव को समझने के लिए मैं बहुत सिंपल सी आपसे बात कहता हूँ। सपोज़ आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है? आप यहाँ खड़े हुए हैं और आपके हाथ में एक किताब है और आपको ये किताब यहाँ पहुँचानी है, इस टेबल पर रखनी है। तो एक तरीका तो ये है कि आप जाइए और वहाँ जाकर आप रख दीजिए। दूसरा तरीका, आपने एक दिमाग में आपकी खुराफात सोची और आपने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि यहाँ लाइन बना ली जाए अलग अलग लोगों की। यहाँ पे आपने ऐसे कई एक आदमी यहाँ पे खड़े कर दिया, ठीक है? मैंने 3 बनाए हैं, ऐसे आप कई एक मान सकते हैं। आपने ये किताब उसके हाथ दी, उसने उसके हाथ दी, उसने और फाइनली उसने किताब रख दी। आप कहीं मूव करके गए? कहीं नहीं। यू डिड नॉट एट ऑल डिस्प्लेस योर सेल्फ, बट या यू हैव ट्रांसफर्ड द थिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड फाइनली टू द टेबल। आप खुद मूव करके नहीं गए, आपने अपने ये चीज़ वहाँ पहुँचा दी, ठीक है? तो चीज़ों को प्रोपेगेट करने का एक तरीका ये हो सकता है कि एक दूसरे से होते हुए, मीडियम से होते हुए ये इन्फॉर्मेशन, ये डेटा यहाँ से वहाँ पहुँच जाए। अभी बस तरीका जानिए आप, ठीक है? एक तरीका हो सकता है ना। अब मिटाते हैं, एक और चीज़ देखते हैं। अब एक काम करते हैं यार, मान लेते हैं यहाँ पर ढेर सारे ऐसे स्क्वायर ब्लॉक्स रखे हैं, स्क्वायर प्लेट्स हैं, जिसका बेस बहुत छोटा सा है लेकिन वो इतना है कि वो आराम से ज़मीन पर रखा स्टेबल हो सकता है। इस प्रकार से हमने कई एक ब्लॉक रखे हुए हैं, ठीक है? ऐसे हल्के हल्के ब्लॉक रखे हुए हैं, लकड़ी के ब्लॉक मान लीजिए। इस प्रकार से ऐसे 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 ब्लॉक रखे हुए हैं, ठीक? अब यार, अगर मैं इसको यहाँ पर छू दूँ, इसको गिरा दूँ, तो ये जैसे इस पे गिरेगा ना, ये इस पे गिरेगा, ये इस पे गिरेगा, ये इस पे गिरेगा, अल्टीमेटली जो डिस्टर्बेंस मैंने यहाँ क्रिएट किया वो यहाँ पहुँच गया। ये लोग कहाँ मूव किए? कहीं मूव नहीं किए। हाँ, अपनी जगह थोड़ी देर के लिए डिस्प्लेस हो गए अपनी जगह से, जो ऐसे था वो ऐसे हो गया होगा, बस इतना ही हुआ है। तो यार, ये मैं दोनों बातें इसलिए समझा रहा हूँ आपको, why I'm trying to just explain you that by these two examples I was just trying to explain wave is just only a way transfer our energy or a disturbance from one point to another। अब वेव एक प्रकार का डिस्टर्बेंस ही है। तो ये जो प्रक्रिया ऐसे हुई होगी ना, जब ये ऐसे गिरा होगा इस पर, तो जो लहर आपने देखी होगी, ये इस पे गिरा होगा, इस पे गिरा होगा, एक बैक आप देखेंगे तो आपकी आंख पे जो इमेज बनेगी वो ऐसी बनेगी, लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो आपको एक लहर सी दिखाई देगी जो खट 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 खट। अगर आप ध्यान से देखें, ये इस पे गिरा, ये इस पे गिरा, इस पे गिरा, इस पे गिरा, तो ये ऐसे गिरता चला गया। तो ये लहर, ये जो मोशन हो रहा है ना, यही आपकी वेव है। ये मोशन, ये जो पल्स यहाँ पे जनरेट की है आपने, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट जा रही है, यही एक वेव जैसा काम कर सकती है। सपोज यहाँ पर आपने एक पत्थर ड्रॉप किया, ठीक है? जैसे ही पानी में ये गिरा होगा, मान लेते हैं यहाँ पानी है, जैसे ही ये वाटर पे गिरा होगा, इसने खट से एक रिपल बनाई होगी। आप देखते हैं ना, ऐसे करते हैं तो एक लहर उठती है। ये लहर, आप ये देखिए कि ये लहर धीमे धीमे आगे ऐसे ऐसे ऐसे, यानी ऐसे 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 ऐसे, ये लहर ऐसे 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 आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। क्या लगता है, जो आपने यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है, वो डिस्टर्बेंस ने वाटर को डिस्प्लेस कर दिया और वही वाटर वहाँ तक, वाटर कहीं नहीं गया यार, वाटर अपनी जगह है। उस डिस्टर्बेंस को उसने अपने बगल वाले पार्टिकल को, उसने अपने बगल वाले पार्टिकल को, उसने अपने बगल वाले पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर दिया और ये डिस्टर्बेंस यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर गया एक वेव के रूप में। तो वेव इज़ नथिंग बट अ डिस्टर्बेंस। इट कैन बी ऑफ मैकेनिकल टाइप, इट कैन बी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप। मैकेनिकल इसलिए कहा मैंने क्योंकि अगर डिस्टर्बेंस मैकेनिकल है तो उसे मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। मैकेनिकल जितनी भी वेव्स होती हैं, आज से हम लोग एक वेव का नया नाम जान गए हैं, डिस्टर्बेंस, ठीक है? तो डिस्टर्बेंस
को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। या तो उसे मीडियम की ज़रूरत होगी या उसे मीडियम की ज़रूरत नहीं होगी। तो हमारे पास दो प्रकार की वेव्स होती हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की होती है और एक हमारी मैकेनिकल नेचर की होती है। मान लेते हैं कोई धागा मैं दूर से बांध के यहाँ पे कोई स्ट्रिंग को मैं अगर हल्का सा झटका दूँ ना, तो आप देखेंगे कि रिपल बनेगी और वो रिपल ऐसे करके ट्रैवल कर जाएगी। अगर आप स्लो मोशन में देखिए तो यहाँ पे जो आपने डिस्टर्बेंस दिया वो रस्सी के थ्रू ट्रैवल कर गया, डिस्टर्बेंस ट्रैवल किया, रस्सी कहीं नहीं गई, तो रस्सी मीडियम हो गई और जो डिस्टर्बेंस है वो वेव हो गया। तो याद रखिए वेव इज़ नथिंग बट अ डिस्टर्बेंस, है ना। तो डिस्टर्बेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करने के लिए मीडियम का सहारा भी लेता है और कभी कभी मीडियम का सहारा नहीं भी लेता। अब वो मूवमेंट के तरीके जो उस डिस्टर्बेंस के होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक ट्रांसवर्स तरीका होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल तरीका होता है। ट्रांसवर्स में वेव का मोशन डिस्टर्बेंस जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा होता है, मीडियम के पार्टिकल उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं ना, ये ट्रांसवर्स वेव है। हालांकि हम लोग अभी इतने डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, अभी डिटेल में हम लोग जब प्रॉपर चैप्टर आएगा तो हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर क्रेस्ट और ट्रफ उस प्रकार से चलता है, ठीक है। ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट सबसे लोएस्ट पॉइंट, है ना। तो इस प्रकार से अगर वेव आपकी ऐसे ट्रैवल कर रही है तो मीडियम के पार्टिकल आपके देखिए कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, है ना, इस प्रकार से वाइब्रेशन हो रहा है। अब ये डिस्टर्बेंस मैंने कहा ना, मूवमेंट के दो तरीके हैं, एक ट्रांसवर्स तरीका है और एक लॉन्गिट्यूडनल तरीका है। लॉन्गिट्यूडनल तरीका है ना, वहाँ पे कंप्रेशन रिफ्रैक्शन होते हैं पार्टिकल्स, वहाँ पर वेव जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही होती है, डिस्टर्बेंस जिस डायरेक्शन में कैरी हो रहा होता है, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल भी वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो कभी कभी पार्टिकल पास होते हैं कंप्रेशन और कभी कभी दूर होते हैं। हालांकि साउंड में ये सब चीज़ें आराम से डिस्कस होंगी, इसलिए आप परेशान ना होइए, अभी आप बस जनरल चीज़ें समझ लीजिए। तो वेव बताने का मुद्दा ये था क्योंकि हाइगन की जो प्रिंसिपल थ्योरी है वो वेव के ऊपर ही है। तो हाइगन के हिसाब से लाइट एक वेव है जिसको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है और इसलिए वो एक मैकेनिकल वेव हुई और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए वो इसी मीडियम पार्टिकल का सहारा लेते हुए आगे बढ़ती है, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि मतलब आउटर स्पेस में भी आप जानते हैं कि लाइट हमारे पास जो मैनमेड लाइट है वो सब अपनी जगह है। वी आर ऑल्सो हैविंग सम नेचुरल लाइट्स लाइक लाइट ऑफ सन एंड लाइट ऑफ अदर स्टार्स, हाउ दे आर कमिंग टू अस। हम तो जानते हैं कि स्पेस तो पूरा वैक्यूम है, वहाँ पे कोई भी चीज़ें नहीं है, तो वहाँ से यहाँ तक लाइट कैसे आई होगी। तो उन्होंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये भी चीज़ समझा दी थी कि एक्चुअली ये सब चीज़ें किताबों में हैं, आप ध्यान से पढ़ेंगे आपको सब समझ में आएगा। मैं केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि उन्होंने कहा कि पूरा यूनिवर्स जो है एक्चुअली एक ऐसा मीडियम है जिसको उन्होंने कह दिया ल्यूमिनिफेरस ईथर, ठीक है। इस मीडियम का एक नाम दे दिया, कहा यह मीडियम बहुत हल्का है और बहुत ही इलास्टिक है। इसी इलास्टिसिटी के चलते और इसी हल्केपन के चलते बड़ी दूर की लाइट बड़ी तेज़ी से हमारे पास स्टार्स की, सन की लाइट हम पर आ जाती है बड़ी आसानी से इन्हीं मीडियम को होते हुए। हालांकि ये सारी बातें बाद में जाके क्लियरिफाई हुई कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाइगन की बहुत सी बातें सही भी थी लेकिन ये ईथर वाली बात उतनी सही नहीं थी क्योंकि हम जानते हैं कि आउटर स्पेस वैक्यूम है, किसी प्रकार का कोई मीडियम नहीं है वहाँ पे, है ना। हाइगन के हिसाब से, केवल हाइगन की चर्चा करते हैं, हाइगन के हिसाब से हाइगन ने अपने प्रिंसिपल के ज़रिए बहुत से लाइट के फिनोमेनाज एक्सप्लेन भी किए। उन्होंने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और आज भी वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन ही किया जा सकता है उनकी थ्योरी पे, उसमें कोई कमी नहीं है। हाँ, इसके बाद अगर बात करें इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन की तो वो उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे वो उनकी थ्योरी के हिसाब से, लेकिन बाद में चल के उन्होंने भले ही नहीं एक्सप्लेन किया हो लेकिन बाद में चल के यंग्स, फ्रेजनल, इन लोगों ने मैथमेटिकली ये सब चीज़ें प्रूव कर दी और बता दी कि उनकी थ्योरी राइट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो हाइगन की वेव थ्योरी के हिसाब से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्सप्लेन किया जा सकता है, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस भी किया जा सकता है ना। और रही बात पोलराइजेशन की, पोलराइजेशन जो इफेक्ट होता है उसके लिए वेव का ट्रांसवर्स होना ज़रूरी है, बिना ट्रांसवर्स वेव के पोलराइजेशन नहीं हो सकता। यहीं पर थ्योरी थोड़ा सा अनएक्सप्लेन रह जाती है कि वो पोलराइजेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाती क्योंकि वो जो वेव का नेचर लेके चल रहे थे वहाँ पे ये थ्योरी वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो हाइगन की थ्योरी के हिसाब से देखें तो हाइगन की थ्योरी ने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन,
है ना, बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, भले ही वो खुद ना एक्सप्लेन कर पाए हों, लेकिन उनकी थ्योरी को लेकर ही यंग ने और फ्रेजनल ने आगे चल के एक्सप्लेन कर दिया, यानी उन्हीं की थ्योरी पे ही बेस्ड हैं ये सब भी एक्सप्लेन किए जा सकते हैं फिनोमेना, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, सब वेव थ्योरी को, उनकी मैकेनिकल वेव की थ्योरी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। पोलराइजेशन नहीं कर सकते थे क्योंकि पोलराइजेशन के लिए ट्रांसवर्स वेव का होना जरूरी है। जो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये तो हम जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर की होती है। तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसे मानते हैं तो ये भी फिनोमेना एक्सप्लेन किया जा सकता है उससे, ठीक है। तो कहने का मतलब, अब खुद सोचिए कि लाइट के इतने फिनोमेना में लगभग सारे तो उन्होंने एक्सप्लेन कर ही दिए, तो हाइगन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हाइगन की थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम उस थ्योरी के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो बोर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, काफ़ी आते भी हैं, कॉम्पिटिटिव भी आपको ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा, आप अच्छे से समझिएगा, उस पर मैं अब जल्दी से बात करता हूँ। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ अ वेव, अभी हम लोग फिर से हाइगन थ्योरी पे आएंगे दोबारा, क्योंकि ये पार्ट हमें हाइगन थ्योरी का फिर से पढ़ना है, ताकि हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक वेव कैसे करती है ये हम देखेंगे, वहाँ पे समझेंगे, वहाँ पे कुछ हम लोग जो हाइगन के प्रिंसिपल हैं उसको समझते हुए कि वेव फ्रंट क्या होती है, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके पहले जो बाकी बची दो थ्योरियाँ उसके बारे में तो बात मैं कर देता हूँ। अब इसके बाद जो थ्योरी आती है वो आती है मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। देखिए, मैक्सवेल भी बहुत ही बुद्धिमान वैज्ञानिक थे, ठीक है। ही वॉज अ वेरी वाइज, आई शुड से, अ साइंटिस्ट। मैक्सवेल ने लाइट को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा है। अब मैंने कहा ना कि वेव तो आप समझ गए क्या है, एक डिस्टर्बेंस है। अगर वो डिस्टर्बेंस मैकेनिकल हुआ, जैसे मैंने कहा ना, पत्थर आपने गिराया पानी पे, तो ये मैकेनिकल डिस्टर्बेंस है ना, मीडियम की ज़रूरत होती है इसको। और इसी प्रकार से डिस्टर्बेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का भी हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इसी बात पर डिपेंड करती है। तो मैक्सवेल के हिसाब से लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। देयर इज अ पर्टिकुलर चैप्टर ऑन इट कंप्लीटली, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस सो मच इट इन डिटेल, ओके। और यही सच भी है, इनफैक्ट आज हम लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये आखिरी की दो थ्योरियां जो हैं, इन दोनों की बातों को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ है, और फाइनली हमारी लाइट ऐसे ही है, डुअल नेचर की। आखिरी के दो, यानी कि जो मैंने मैक्सवेल के बारे में बताया, और आखिरी में प्लैंक की थ्योरी। प्लैंक और हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट्स जो भी हुए, उनके हिसाब से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, उनके हिसाब से जो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, लाइट जो है, उसकी एनर्जी थ्रू आउट कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। वो एक्चुअली स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, जिनको हम लोग फोटॉन्स कहते हैं, ठीक है। चूँकि ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, बंडल्स ऑफ एनर्जी हैं, तो ये एनर्जी इसी फॉर्म में, डिस्क्रीट फॉर्म में ही आ रही है। और ये जब एनर्जी किसी सरफेस पे पड़ने पर, तो मेटल की सरफेस पे पड़ने पर ये एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी जाती है इलेक्ट्रॉन्स को। एटम्स के सबसे बाहरी स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले एनर्जी वो रिसीव करते हैं, और इसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकल आते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वो जो एनर्जी आ रही है वो कितनी ज़्यादा है, ज़्यादा मात्रा की एनर्जी। तो फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनकी फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसी से हम लोगों ने फोटॉन की एनर्जी भी निकाल ली थी। प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे, कांस्टेंट लगाओगे, तो हर एक फोटॉन के पास इतनी एनर्जी होती है। फोटॉन ये एनर्जी लेके आ रहा होता है, जब कोई सरफेस उसे मिलती है वहाँ पे स्ट्राइक करता है। हाँ, ये ज़रूर होना चाहिए कि वो सरफेस फोटो सेंसिटिव होना चाहिए, यानी लाइट के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए। बहुत से ऐसे मेटल्स होते हैं जो लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं। ये फोटॉन्स उन इलेक्ट्रॉन्स को जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल के हैं ट्रांसफ़र होती है, और वो इलेक्ट्रॉन्स ये एनर्जी लेकर बाहर आ सकते हैं सरफेस से, है ना। इस फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो बहरहाल अभी हम लोग नहीं जाएंगे। देखिए, हालांकि ये थ्योरी प्लैंक्स की दी हुई है। देखिए, आइंस्टीन ने इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए नोबेल प्राइज़ भी पाया हुआ है, ठीक है। बड़ी अजीब बात है कि आइंस्टीन को अपने किसी बहुत ज़रूरी, आइंस्टीन को दूसरों के काम को एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा सम्मानित किया गया बजाय कि उनके खुद काम के। 1905 में उन्होंने ऐसे 4 पेपर इस्टेब्लिश किए थे जिन्होंने पूरे दुनिया में धूम मचा दी थी, लेकिन उनके लिए उनको अवार्ड्स नहीं मिले। हालांकि हर एक पेपर में इतनी काबिलियत थी, उस एक साल में उन्हें 4 नोबेल अवार्ड मिलने चाहिए थे, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, उसे नहीं मिला तो किसी दूसरे के फिनोमेना को एक्सप्लेन करके उन्होंने अवार्ड हासिल कर लिया। बहरहाल, तो हमारे पास 4 थ्योरियाँ हो गई। तो आखिरी की जो थ्योरी है, मैक्स प्लैंक की थ्योरी, क्वांटम थ्योरी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अब हमारी लाइट ऐसी ही है,
आज जो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं वो ये है कि लाइट इज हैविंग अ डुअल नेचर। इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो मोशन के दौरान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से प्रोपेगेट करती है, और जब किसी मेटल या कब किसी सरफेस से स्ट्राइक करती है तब वो पार्टिकल नेचर अख्तियार कर लेती है, तब उसका नेचर प्रैक्टिकल हो जाता है ना, तब वो क्वांटम थ्योरी की तरह से बिहेव करने लगती है। तो लाइट के पास डुअल नेचर है, वो पार्टिकल नेचर की भी है, वेव नेचर की भी है, यही इस समय एक्सेप्टेड फॉर्म है। ठीक है, अब इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग हाइगन्स थ्योरी, कि हाइगन थ्योरी से हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कैसे मानते हैं, और जो वेव फ्रंट होती है, वेव फ्रंट क्या है हाइगन के हिसाब से, हाइगन को प्रिंसिपल को मानते हुए हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है।